हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट की वीडियो में अनरेस्ट इन पंजाब ये जो चैलेंज था, इंटरनल चैलेंज, ये हमने देखा था। आज हम हमारे लेसन का जो अगला पार्ट है उसको शुरुआत करने वाले हैं और वो है इश्यूज कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे छोटे छोटे स्टेट्स हम देख सकते हैं। उनके नाम हम यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मैप के माध्यम से। सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स देखे जा सकते हैं। तो इनके बारे में, इनके क्या इश्यूज थे, इनके बारे में हमें जानकारी लेने की है। हम इन स्टेट्स की बॉर्डर देखेंगे तो दूसरी कंट्री के साथ में इन सभी स्टेट्स की जो बॉर्डर है वो लग के है। उसके अलावा यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो भी पाई जा सकती है, जैसे कि एथनिसिटी के बारे में है, कल्चर के बारे में है या लैंग्वेजेस के बारे में है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी देखी जा सकती है। अलग अलग तरीके के ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, उनका कल्चर अलग है और उनकी जो भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस है, इनमें भी डाइवर्सिटी देखी जा सकती है। तो इन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने किया है। इनके माध्यम से जो वहाँ के आदिवासीज, मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए उन्होंने एक सेपरेट इंस्टीट्यूट, मतलब एक एजेंसी बनाई और उस एजेंसी का नाम है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। उसका शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पे NEFA देख सकते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और इस एजेंसी के माध्यम से जो बॉर्डर से लिखे हुए जो पार्ट्स थे, सीनो इंडियन बॉर्डर्स, और वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज का जो एरिया था, उन सब को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनके माध्यम से प्रयास करने लगे थे। नेहरू जी ने इस पार्ट को डेवलप करने के लिए बहुत प्रयास किए। इवन उनका जो कल्चर है, उनकी जो एथनिसिटी है, उनकी जो लैंग्वेजेस है, उनको प्रिजर्व करने के लिए, मतलब जो स्पेशल स्टेटस है उन स्टेट्स का, वो प्रिजर्व करने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किया। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट एक शेड्यूल उन्होंने ऐड किया और उस शेड्यूल के माध्यम से उन्होंने कुछ वहाँ पे एडिशनल तरतूदें भी, मतलब कुछ एडिशनल चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की थी। जैसे कि 1965 में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन सभी स्टेट्स की, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को दी गई थी। बाद में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 ये पास किया गया और जिसके माध्यम से वहाँ की सभी चीज़ों के बारे में, जैसे कि वहाँ के जो सोशल प्रॉब्लम्स है या इंटर स्टेट्स ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, फ्लड है, या वहाँ की जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, ये काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट को वहाँ की जानकारी प्रोवाइड करने का काम करती थी। अब यहाँ पे फर्स्ट वन स्टेट है वो है मिजोरम। अभी हम मिजोरम के बारे में जानकारी लेंगे, ये कैसे हमारे इंडिया में इंक्लूड हुआ उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे मोस्टली मेजॉरिटी जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हम मिजोरम का मैप देख सकते हैं। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया तब जो लुसाई हिल्स का जो मिजो मेजॉरिटी वाला जो एरिया था, वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल से कंट्रोल किया जाता था। जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया गया 1954 में, उस समय पे वहाँ के जो लोकल लोग थे उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए। वो चाहते थे कि जो मिजो मेजॉरिटी वाले एरिया है उनको एक साथ लाया जाए और एक साथ ला के उस प्रोविंस को ऑटोनोमस डिक्लेयर किया जाए। तो ऐसी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी और वो एक्सपेक्टेशन 1954 के जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इस्टेब्लिश होने के बाद वो बढ़ गई थी। लेकिन उसी समय पे 1959 में वहाँ पे फैमिन ड्रॉट की सिचुएशन आ गई और
उसके कारण उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी और उनकी जो मांग थी वो थोड़ी सी पीछे हो गई, क्योंकि उनका ध्यान अब किसमें एंटेंगल्ड हो गया था, किसमें इन्वॉल्व हो गया था, तो वहाँ के जो फैमिन और ड्रॉट की कंडीशन है उसके कारण वहाँ के लोग थे उन प्रॉब्लम्स में वो अटक गए थे। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करने में लगे थे। अब उस समय पे लाल डेंगा वहाँ के जो लोकल लीडर थे उन्होंने बहुत अच्छा काम वहाँ के लोगों को उन प्रॉब्लम्स में से उभर लाने के लिए और उन प्रॉब्लम्स में से लोगों को बचाने का प्रयास उनके माध्यम से किया गया। उसके बाद में 1961 में लाल डेंगा ने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की, उसका नाम है मिजो नेशनल फ्रंट, शॉर्ट फॉर्म है MNF। और इस मिजो नेशनल फ्रंट के माध्यम से फिर से वो ग्रेटर मिजोरम की मांग करने लगे थे। अब ये ग्रेटर मिजोरम क्या है, तो जो त्रिपुरा मणिपुर में जो मिजो मेजोरिटी वाले जो एरियाज है उनको एक साथ लाके उन्होंने एक सेपरेट प्रोविंस की मांग की थी। उस प्रोविंस को वो ग्रेटर मिजोरम कंसिडर करते थे। बाद में उन्होंने 1966 में अनाउंस किया एक इंडिपेंडेंट मिजोरम बोल के। अब ये जो रिबेल था वो इंडिया के लिए सही नहीं था, अच्छा नहीं था, क्योंकि हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और इस तरीके से रिबेल और इस तरीके से ऑटोनोमस प्रोविंस बनते गए तो हमारी जो फेडरल सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकती थी। तो इसीलिए उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया है और उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे जो रिबेल था उसको सप्रेस किया और 1972 में जो मिजो मेजोरिटी वाले एरियाज थे उनको एक साथ लाया गया और उस एरिया को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया। बाद में जो नेक्स्ट वन प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, इन्होंने वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन थी लाल डेंगा की मिजो नेशनल फ्रंट, इसके साथ में एग्रीमेंट करके ये जो पार्ट था, ये जो प्रोविंस था, वो एज ए फुल फ्लेज्ड स्टेट बोल के इंडिया में बाद में इंक्लूड किया गया और बाद में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे वही लाल डेंगा बन गए। अभी नेक्स्ट वन देखेंगे नागालैंड। is the another state of northeastern area. Actually Naga tribe is the main resident community of Nagaland. First of all we have to see the map of Nagaland. Here on the screen we can see the map of Nagaland. Nagaland का मैप यहाँ पे हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो एक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का, नॉर्थ ईस्टर्न साइड का एक पार्ट है। यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ रहती है उनको नागा ट्राइब कहा जाता है और ये जो नागा ट्राइब्स है उनको मेनली मार्शल ट्राइब कहा जाता है। मार्शल मतलब वो वेपन्स वगैरह यूज़ करने वाली एक लड़ाऊ या एक फाइटर जैसी कम्युनिटीज़ को यहाँ पे मार्शल ट्राइब कहा जाता है। They use weapons. Actually they have always weapons in their hands. So here on the picture we can see, so such type of tribal community is called martial community. अब ये मार्शल कम्युनिटीज़ कहाँ कहाँ पे रहती थी, किस किस एरिया में रहती थी, तो मोस्टली जो ईस्टर्न पार्ट है हिमालय का, ईस्टर्न हिमालय का जो एरिया है वहाँ पे, उसके बाद जो नागा हिल्स का एरिया है और जो आसाम का बॉर्डर का एरिया है और म्यांमार के बॉर्डर का एरिया है, वहाँ पे ये कम्युनिटीज़ रहा करती थी। मतलब इनका रेसिडेंशियल लोकेशन कहाँ पे है, तो ईस्टर्न हिमालय, नागा हिल्स और जो म्यांमार और आसाम का बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे ये नागा कम्युनिटीज़ रहती थी। अब 1946 में यहाँ पे कुछ यंग पर्सन्स, कुछ यूथ एक साथ आ गए और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नागा नेशनल काउंसिल।
और इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वो अपने अधिकारों के लिए फाइट करने लगे थे, वो अपने अधिकारों की मांग करने लगे थे। उसके बाद दे मेड अ सेपरेट डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ नागालैंड। बाद में उन्होंने एक सेपरेट स्टेट की ही मांग उन्होंने रखी और उनको लीड करने का काम अंगामी झापो फिजो इन्होंने किया है। इनका पिक्चर हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को एनएनसी को लीड करने का काम किया और बाद में उन्होंने एक सेपरेट फेडरल स्टेट या सेपरेट एक एटोनॉमस स्टेट की मांग उन्होंने की थी, सेपरेट एटोनॉमस पार्ट बनाने की उन्होंने मांग की थी। उसके बाद 1955 में वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे। वहाँ की जो आसाम राइफल्स और वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ थी उनके बीच में कुछ मिलिट्री एक्शंस हो गए, मतलब कुछ स्क्रिमाइसेस हो गए और कुछ वहाँ पे रॉयट्स होने के कारण वहाँ पे एक मिलिट्री एक्शन करना पड़ा और वहाँ पे जो एक रिवोल्ट और एक रिबेल वहाँ पे स्टार्ट हो रहा था सेपरेट और एक एटोनॉमस प्रोविंस के लिए, वो वहाँ पे सप्रेस किया गया। उसके बाद में गवर्नमेंट के साथ में वहाँ के जो लीडर्स थे उनके साथ में बातचीत हो गई, 2-3 बार बातचीत हो गई और उसके बाद में वहाँ की लीडर्स ने एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट का प्रस्ताव और बाद में नागालैंड को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी का स्टेटस गवर्नमेंट के माध्यम से दिया गया। उसके बाद में 1963 में 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बोल के इंडिया में बाद में इंक्लूड किया गया। इंडिया का एक अनसेपरेबल पार्ट इंडिया का नागालैंड बन गया। और वहाँ पे जो दूसरा पार्ट था ट्विनसैंग, ये भी बाद में उसमें आसाम जो कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है उन्हीं का एक पार्ट है, मतलब उनमें से ही एक स्टेट है। हम इसका मैप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर तो यहाँ पे आसाम का मैप देखा जा सकता है। तो आसाम में क्या प्रॉब्लम हुआ था उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। 1983 में वहाँ पे बहुत ही इंटेंस, बहुत ही एजिटेशन वहाँ पे ज़्यादा तौर पे उभर के आ रहे थे क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग थे उनके माध्यम से वहाँ पे इंटेंस एजिटेशन, वहाँ पे आंदोलन शुरू हो गए थे। अब ये आंदोलन किसके खिलाफ थे? तो वहाँ के जो लोग थे, अब कौन से लोग? तो बंगाली माइग्रेंट, जो कि बाहर से आए हुए जो बंगाली पर्सन्स थे उनकी संख्या आसाम में दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी माइग्रेशन के कारण। तो उनके खिलाफ वहाँ के जो नेटिव, वहाँ के जो इंडिजिनियस लोग थे उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया था। अब ये आंदोलन 2 ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होने लगा था। फर्स्ट वन है ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन और दूसरी है आसाम गण संग्राम परिषद। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वहाँ पे जो बंगाली माइग्रेंट्स थे उनके खिलाफ एजिटेशन स्टार्ट हो गया था। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास किया। तो 1985 में जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी और तब के जो सेंट्रल होम मिनिस्टर थे शंकरराव चौहान और जो आसाम के वहाँ के जो लोकल लीडर थे प्रफुल्ल कुमार मोहंतो, इन तीनों के बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और उस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि जो बंगाली माइग्रेंट्स लोग आसाम में आके बस रहे हैं उनको वापस उनकी जगह पे भेजा जाएगा। बाद में ये जो वहाँ पे चल रहा था, जो एजिटेशन चल रहा था, वहाँ पे जो इंटेंस एजिटेशन चल रहा था ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन और आसाम गण संग्राम परिषद के माध्यम से ये आंदोलन बाद में पीछे लिया गया। उसके बाद 1986 में आसाम में लेजिस्लेटिव असेंबली इस्टेब्लिश हो गई। वहाँ पे इलेक्शन के माध्यम से वहाँ की जो आसाम गण संग्राम परिषद जो पार्टी थी
उसको ज़्यादा वोट मिल गए। बाद में जो प्रफुल्ल कुमार मोहन तो वहाँ के जो लोकल लीडर थे वो बाद में वहाँ के आसाम के चीफ मिनिस्टर बन गए। तो इस तरीके से आसाम जो है वो इंडिया में एज अ फुल फ्लेज्ड स्टेट बोल के इंक्लूड हो गया। वहाँ की जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए। उसके बाद नेक्स्ट वन स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इसकी जो बॉर्डर है वो चाइना को लग के है। तो इस यहाँ पे भी कौन से प्रॉब्लम आए थे उसके बारे में हम देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, अब अरुणाचल प्रदेश का जो मैप है वो स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश ये जो स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न साइड का, उसकी जो बॉर्डर है वो चाइना को लग के है। तो ये हमारे इंडिया में कैसे इंक्लूड किया गया, ये एज ए फुल फ्लेज्ड स्टेट बोल के इंडिया में कैसा इंक्लूड किया गया उसके बारे में देखेंगे हम। हमें पता है 1954 में NEFA का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अब ये किसके लिए बनी थी वो हमने लास्ट के पॉइंट में, मतलब शुरू के जो हमने इंट्रोडक्शन देखा था इश्यूज कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तब हमने NEFA के बारे में जानकारी ली थी। अब ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो 1972 से इसको अरुणाचल प्रदेश कहा जाने लगा। अरुणाचल प्रदेश इसका मतलब है रीजन ऑफ द राइजिंग सन, मतलब सबसे पहले कहाँ पे सूरज उगता है तो अरुणाचल प्रदेश से, क्योंकि ये सबसे ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का। यहाँ पे सबसे ईस्टर्न पार्ट होने के कारण यहाँ पे सबसे पहले सूरज उगता है, इसलिए सबसे पहले सूरज उगने वाला ऐसे अर्थ से इसको अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद 20 फरवरी 1987 इट गॉट द स्टेटस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, मतलब 1987 में इसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट का दर्जा मिल गया, स्टेटस मिल गया। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1960 टू 2000 नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड टूवर्ड्स अ मोर मैच्योर डेमोक्रेसी, मतलब जब हम 1960 से लेके 2000 तक का समय देखेंगे तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो दिन ब दिन इनकलकेट होने लगी थी। लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक्सेप्ट करने का एटीट्यूड जो है वो डेवलप होने लगा था। उसके बाद में वो जो एरिया था वहाँ का, तो वहाँ पे डेवलपमेंट की चांसेस जो थे वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी ग्रो करना चाहते थे, इसलिए जो अरुणाचल प्रदेश है वो भी भारत में इंक्लूड हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो स्टेट्स थे वो किस तरीके से इंडिया में इंक्लूड किए गए, वहाँ के जो प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में हमने जानकारी ली। नेक्स्ट वन वीडियो में हम अगले प्रॉब्लम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। थैंक यू।